महंगाई के मुद्दे पर ये सरकार हमेशा से फेल होती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ महंगाई के मुद्दे पर बात करने के लिए आज मौजूद हैं पूर्व विधायक हाफिज़ इरशाद साहब। आइए इनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर हाफिज़ जी। पहला सवाल यही आपसे कि महंगाई मुद्दे पर सरकार फेल है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? और शुक्रिया आपका। महंगाई का मुद्दा तो इस वक्त अपने चरम पर है, लेकिन सरकार फेल होने की जो बात आपने की तो सिर्फ महंगाई के मुद्दे पर नहीं फेल है, बल्कि चारों तरफ से पूरे तौर पर ये कोलैप्स कर चुकी है सरकार। इसकी नीतियां जो है वो जन विरोधी हैं और उन्हीं जन विरोधी नीतियों के कारण महंगाई भी अपने चरम पर जा रही है, रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसी महंगाई तो कभी सोची भी नहीं जा सकती थी। आज पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो आसमान को छू रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इन पदार्थों की कीमत कम है और भारत में उनकी कीमत टैक्स लगा करके इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि अब किसी मजबूरी का रोना यह सरकार नहीं रो सकती कि इंटरनेशनल मार्केट में हमको ये चीज़ें, ये पदार्थ महंगी कीमतों पर मिल रहे हैं इसलिए हम महंगा बेच रहे हैं, बल्कि इन्होंने अपने टैक्स इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, जनता के ऊपर इतना बोझ लाद दिया है। दरअसल इनकी नीति यही है कि इस पूरी देश की जो गरीब, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, और वो 85 से लेकर 90% लोग हैं जिनकी कमर तोड़ करके ये सरकार उनको अपना मजदूर, अपना गुलाम बनाना चाहती है। आर्थिक तौर पर उनको तोड़ देना चाहती है ताकि ये सारी जनता जो है इस चंद पूंजीपतियों के हाथों में गुलाम रहें, उनके नौकर रहें और उनके आदेशों का पालन करें। अच्छा, एक सवाल और आपसे कि अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में ये बयान दिया था कि देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, कोई आंकड़ा उनके पास नहीं है। क्या ऐसा हुआ है कि कोई ऑक्सीजन कमी से नहीं मरा? पहली बात तो ये है कि न तो स्वास्थ्य मंत्री के पास कोई सही आंकड़ा है, न भारत सरकार के पास कोई सही आंकड़ा है। इतने लोग मरे हैं इस महामारी में, इतने लोग मरे हैं कि जिसकी कोई सही अब तक जिसका अंदाज़ा नहीं है, जिसकी कोई संख्या ये लोग निर्धारित कर ही नहीं पाए। इनके पास आंकड़े आए ही नहीं। इन्होंने तो गाइडलाइन इनकी थी, इन्होंने डायरेक्शन दे रखी थी कि ये छुपाया जाए, इस चीज़ को, मौतों को छुपाया जाए। जो कोरोना की वजह से बेशुमार मौतें हुई हैं उनको दूसरी अन्य बीमारियों में जो है दिखाने का प्रयास किया है, और रिकॉर्ड पर अगर 10 मौतें हुई तो शायद एक मौत को भी नहीं दिखाया है। ऑक्सीजन की कमी ही के कारण हुआ है। आपने सोशल मीडिया पर और मीडिया पर देखा होगा, जगह जगह लोग जो है सड़कों पर, अस्पतालों के बाहर, अस्पतालों में, घरों में लोग तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन न होने के कारण दम तोड़ रहे हैं। ये तो सारे देश से देखा है और सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। तो ये तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। ऑक्सीजन भी आ गई, बाहर से ऑक्सीजन आ गई। ऑक्सीजन के वितरण यहाँ संगठनों ने, स्वयंसेवी संगठनों ने किए हैं और यहाँ तक कि 30-30, 35-35 हज़ार तक के एक सिलेंडर बिके हैं। सरकार कह रही कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। तो अब इस सरकार पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं? जो झूठ, जिसकी नीति झूठ बोल करके भ्रमित करना हो देश को, उसके बारे में क्या हम कहें? एक सवाल और, आपने बात किया कि सरकार झूठ बोल रही है, तो एक सवाल और आपसे कि अभी कुछ दिन पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए थे और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए थे। उसके बाद चुनाव संपन्न होने के बाद, जब इतना बवाला होने के बाद, योगी जी ने पुलिस के डीजीपी को बुलाकर कहा कि चुनाव संपन्न करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, धन्यवाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अदा किया है, बिल्कुल सही अदा किया है। इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आदेश थे डीजीपी ने और पुलिस प्रशासन ने उसका 100% जो है उसका पालन किया है। उन्होंने कहा शांतिपूर्वक हो तो शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करा दिया है। ये अलग बात है कि अपोजिशन के लोगों ने, विरोधी पक्ष के लोगों ने कब्जा कर लिया बूथों पर, वोटों पर कब्जा कर लिया और इसी नतीजे में भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई। वो सब विपक्ष के लोग जीते हुए हैं, यहाँ तक कि इनको वोट नहीं देने दिया गया। इसी के लिए शुक्रिया अदा किया कि ठीक है, आपने विपक्ष को सत्ता में ला दिया है, तो आपका शुक्रिया बहुत बहुत। एक सवाल और, ये आखिरी सवाल आपसे कि इस देश में ब्राह्मणों की आबादी बहुत कम है, 11% ब्राह्मणों की आबादी है, उसको सारी पार्टियां साधने में लगी है। आपकी पार्टी भी लगी है इसमें। क्या इस देश में खाली ब्राह्मण ही इस प्रदेश में रह चुके हैं और कोई बरादरी नहीं है? ब्राह्मणों से लोग साधने में लगे हैं। देखिए, ना तो हमको ब्राह्मणों से कोई जिद है, न किसी ज़ात या बिरादरी से या किसी धर्म से कोई एलर्जी है।
ये बिल्कुल सब लोग मानते हैं, पूरा देश मानता है कि इस देश में सबसे बड़ा बुद्धिजीवी, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा योग्य ब्राह्मण है। ये सत्य है, इसको हम ना स्वीकार रहे तो ये हमारी भूल होगी। एक सत्य है कि ब्राह्मण इस देश में हज़ारों साल से शिक्षित रहा है, सभ्य रहा है, और देश के संचालन में हज़ारों साल से उसका कहीं न कहीं योगदान रहा है। एक ब्राह्मण 10 लोगों को प्रभावित करता है, 10 लोगों को कन्विंस करता है। तो अगर ब्राह्मणों को साधने में, उनको अपनी बात को समझाने में, कन्विंस करने में लोग दल लगे हुए हैं, हर दल लगा हुआ है, तो इसमें बुराई क्या है? सबको अपनी बात को कहने का और अपनी बात को समझाने का अधिकार है, वो कर रहे हैं लोग, तो उसमें क्या बुराई है? एक सवाल आखिरी यह होगा कि क्या इस प्रदेश में और देश में जातिवाद ही टिके, विकास पर कुछ मुद्दा नहीं है? सब सारी पार्टियां जाति के आधार पर वोट मांग रहे हैं, सब कुछ कर रही हैं, क्या जातिवादी सब कुछ है? जातिवाद तो बहुत कुछ है। ये इस देश की, इस समाज की सबसे बड़ी सच्चाई जातिवाद है। ये जाति और वर्ग में बांटने का काम आज नहीं हुआ है, पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, ये हज़ारों साल पहले से हुआ था। मनु ने ये व्यवस्था दी थी। तो लिहाजा जो लोग मनु की नीतियों में यकीन रखते हैं, या यूँ कहना चाहिए कि सैहूनी, जो जिसको हम कहते हैं यहूदी, ये यहूदी सोच थी कि वो अपने आप को सुपर समझते थे और आज भी समझते हैं। और अगर ये इस सोच के लोग एक दलित समाज में पैदा हो जाए, मुस्लिम समाज में पैदा हो जाएं, या किसी समाज में पैदा हो जाए जिनकी ये सोचो कि हम सुपर हैं, तो यही सोच जो है वो मनुवाद की सोच है, और ये देश के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है, मानवता के लिए घातक है। इसलिए कि ऊपर वाले की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में सारे लोग एक से हैं, सारे एक माँ बाप की औलाद है। ये हिंदू धर्म के लोग भी मानते हैं, इस्लाम के मानने वाले भी मानते हैं कि सारे के सारे लोग एक माँ बाप की औलाद हैं। तो अगर एक माँ बाप की औलाद में वर्गीकरण किया गया है, उनमें ऊंच नीच पैदा किया गया है, तो ये कुछ शक्तियों ने अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किया है, और इसको ख़त्म किया जाना आवश्यक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ जी। तो ये थे हाफिज़ इरशाद साहब। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर